और एक नया ट्रेनिंग वेबिनार में आप सब लोग जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम और एवरी सैटरडे हम लोग इस ट्रेनिंग को कंडक्ट इसीलिए करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में जान सकें, कुछ ऐसे कामयाब लोग जिनकी सक्सेस स्टोरी सुन के हम सब लोग इंस्पायर हो सके। इसीलिए एवरी सैटरडे हम किसी ना किसी लीडर को यहाँ बुलाते हैं जो कामयाब है और बहुत सारे लोगों का कामयाबी का कारण भी बने हैं। फ्रेंड्स, इस ट्रेनिंग को लेने से पहले मैं आपको बता दूं, आने वाले 1 से 1.5 घंटे तक हमारी ये ट्रेनिंग चलेगी। लगभग 1 घंटे हम उन स्पीकर के बारे में जानेंगे और उनसे ट्रेनिंग लेंगे, और उसके बाद अगर हमारे पास समय बचा तो हम कुछ समय सवाल जवाब करेंगे, या आपके कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन कि इस ट्रेनिंग को लेने के लिए देखिए, जब से जूम आया है हम सब लोग जानते हैं कि ये बहुत आसान हो गया हमें किसी भी इंसान से मिलना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करते हैं उससे डिपेंड करेगा कि हम आगे कैसे इस बिजनेस की फायदा उठा सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो ऑन करते हैं लेकिन वो अपने काम में बिजी रहते हैं, कहीं लेटे हुए हैं। मैं आप सबको बोलूंगा कि अगर आपको ट्रेनिंग में प्रेजेंट रहना है तो ये 1 से 1.5 घंटा आपकी लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अपने पेपर पेन निकालिए और बैठ के अटेंटिवली लिखिए, बैठिए और सुनिए क्या बोल रहे हैं एक लीडर, क्योंकि कौन सा एक बात आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप अपने 1 से 1.5 घंटा वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप मूवी देख के आते हैं और मूवी देख के आने के बाद 1 साल 1.5 साल बाद हमें भी याद नहीं होता वो मूवी का स्टोरी क्या था। ऐसे ही आज आप सुन लेंगे और उसके बाद 2 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा क्या बात कर रहे हैं। और हम सब लोग जानते हैं इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए एजुकेशन इज द बेस्ट। अगर आप एजुकेट नहीं होंगे, सीखेंगे नहीं, तो हो सकता है आप कहाँ जाएंगे वो भगवान आपकी मालिक है। अगर आप सीखेंगे तो ये बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज जो लीडर आ रहे हैं बहुत ही करिश्मेटिक लीडर हैं और आप सब लोग ऑलरेडी पोस्टर देख चुके हैं। और वो तो कामयाब है ही, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की कामयाबी के कारण है, बहुत संघर्ष के बाद उसको सफलता मिली है, कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे उनकी लाइफ जर्नी रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आप अटेंटिवली सुनिए। लेकिन उनको बुलाने के लिए मैं चाहूंगा हमारे सीनियर, हम सब लोगों का सीनियर और हमारे मेंटर को बुलाना। तो आर यू रेडी? आप सब लोग रेडी हैं तो मैं बुलाता हूं हमारी ये मेंटर और आई एम हमारे देयर। ये सीनियर मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जी। थैंक प्रीतम जी, अगर आप अवेलेबल थैंक हैं यू तो ओवर थैंक टू यू यू। थैंक यू थैंक यू आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे शानदार सैटरडे वेबिनार में, जो कि हर हफ्ते आपको शाम को 7:30 बजे देखने को मिलता है। तो जितने भी मेरे साथी हमें देख रहे हैं जूम पर, उन सभी का स्वागत, और वो तमाम साथी जो मुझे यूट्यूब पे हम हमारे इस इवेंट को देख रहे हैं, उन सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे शानदार प्रोग्राम में। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, हम आज के इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि आज हमेशा की तरह आज हमारे बीच में एक नया पर्सनैलिटी है, जिन्होंने वैसे बिजनेस की शुरुआत आज से कुछ समय पहले करी। और प्रेस्टीज में वो कहाँ पहुंचे, क्या उनकी सफलता की जर्नी रही, वो खुद सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आप जरूर बताना चाहूंगा कि आने वाले 1 घंटे के अंदर आपको जानने को मिलेगा कैसे विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी लोग अपने जज्बे को बनाकर, अपने सपनों को अपने सामने रखकर, अपना एक उद्देश्य सामने रखकर उसके उस तरफ बढ़ते हैं और उसको अचीव करते हैं। उसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आज आपको यहाँ पर मिलेगा। ये स्टोरी ना सिर्फ आपको उनकी स्टोरी ना सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि ये सोचने पे भी मजबूर करेगी कि इंसान के पास कितना भी बड़ा कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, अगर उसके अंदर जज्बा है तो वो अपने उस परेशानी से, उस दिक्कत से, उस चैलेंज से अपने आप को बाहर निकालकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और अपने आप को, अपने परिवार को एक नए मुकाम पर लेकर जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा, जितने भी लोग जूम पर हैं, यूट्यूब पर हैं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी लोग अटेंटिव होकर इस सेशन को सुने। जैसे आशीष जी ने बताया, हो सकता है कि इस सेशन को आप खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए या कुछ और करते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, ना हमारा आप पे भी कंट्रोल है और ना हम आपको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपको सजेशन रहेगी, सलाह रहेगी कि इसको आप बहुत सीरियसली सुने। डायरी पेंसिल अपने पास में रखें, कॉपी रखें, नोटबुक रखें, जो भी आपके पास में है, और जो भी चीज आपके दिल को छुए, जो लगे कि हाँ यस, इससे मुझे कुछ सीखने को मिला है, उसको पेन डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें। राइट? तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों की जोर, जहां भी आप बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे वेस्टीज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, प्लीज वेलकम अंशु रावत जी। अंशु मैम, आपका स्वागत है बहुत बहुत।
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नाउ माइक इज ओवर टू यू। Thank you so वेलकम much. वेलकम अंशी जी। Welcome. वेलकम मैम, Thank वेलकम। you, all of you. Thank you so much for giving me this honor, and a very good morning to all of you. Uh, सच कहूँ तो मैं आज सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी थैंक यू कह के अपने हस्बैंड को, क्योंकि आज मैं आप सबके सामने हूँ तो उसका श्रेय टोटल मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने हमारे इस बिजनेस की शुरुआत की और आज मुझे एक मौका दिया अपनी फैमिली में पीस का और आप सबके सम्मुख मुखातिब होने का। सो thank you to Sanjay, my dear husband, wherever you are. I know you're always there. And yes, thank you so much, God. Thank you all my dear appliance, Honorable Vivek Kumar Saxena sir, Siddharth sir, and all my teammates. Thank you, Pritam sir. Thank you, Sashmita ji and Ashish ji, and thank you all of you once again. शुरुआत करती हूँ अपनी इस जर्नी की। शादी से पहले की बताती हूँ। शादी से पहले अगर बात करूँ तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक अच्छी एजुकेशन दी, एक अच्छी लाइफस्टाइल दी। जैसे हर किसी के सपने होते हैं, मेरे भी बहुत सारे सपने थे। शादी के बाद के सपने, अपने करियर को लेकर सपने, अपनी लाइफ को लेकर सपने। और पूरा भरोसा था कि जिंदगी बड़ी खुशहाल रहेगी, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक ऐसे ही रही हमेशा। जो चाहा, जो मांगा वो मेरे पेरेंट्स ने दिया। एक अच्छी अपब्रिंगिंग रही, एक अच्छी एजुकेशन रही। शादी की, मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, मेरे करियर की शुरुआत हुई थी फार्मा इंडस्ट्री से। आई स्टार्टेड माय करियर विद फार्मा इंडस्ट्री। और वो इसलिए हुई थी क्योंकि मैं जैसे पढ़ने में काफी अच्छी थी, और पढ़ने में जब लोग अच्छे होते हैं तो हमारी इंडिया में बचपन से ही एक ब्राइट स्टूडेंट को, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को माना जाता है। एक ही चीज लोग सोचते हैं, क्या बनेगा? आईएएस ऑफिसर। सिंपल, इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, गुड इन स्टडीज, तो सीधे कि हाँ ये आईएएस बन सकता है। सो मेरे दिमाग में भी बचपन से कहीं ना कहीं आईएएस होता क्या है ये बहुत बचपन में मालूम नहीं था, बट हाँ आईएएस एक ऐसी पोस्ट होती है जो जिले का राजा होता है, काइंड ऑफ। तो उस तरीके से मेरे दिमाग में भी था, एंड आई वांटेड टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। और इसी कारण से मैंने फार्मा में जॉब शुरू किया आफ्टर ग्रेजुएशन, ताकि दिल्ली आकर मैं कोचिंग करूंगी और आईएएस बन जाऊंगी। बट जॉब शुरू किया और वहां मेरी मुलाकात हुई। जॉब मेरे को दिल्ली में भी लगी थी, और जॉब में मेरी फार्मा में ही मुलाकात हुई मेरे हस्बैंड से। और तकरीबन 2-2.5 साल बाद वो जॉब से कन्वर्ट होके हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया लाइफ में, और शादी हो गई। और तो मुझे मेरे मनपसंद लाइफ पार्टनर मिले। जिंदगी सोची थी बहुत खुशहाल होगी, अच्छी रहेगी, मनपसंद लाइफ पार्टनर मिला है, जो चाहा था वो मिला, आज तक मिला था। जीवन साथी भी जैसा चाहा था वो मिला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 99 में हमारी शादी हुई थी, और नवंबर 2000 में जिंदगी की वो घटना घटी जिसने पूरे जीवन को बदल के रख दिया। तकरीबन 1.5 साल के बाद शादी के मेरे हस्बैंड 23 नवंबर 2000 की बात है, उनको हार्ट अटैक पड़ा। ही वॉज जस्ट 27 और मैं 23 साल की थी। और 27 साल की उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो वो घटना घटी जो ख्यालों में भी कभी कोई सोच भी नहीं सकता, सोचना चाहेगा भी नहीं और सोच भी नहीं सकता। इट वॉज सच अ यंग एज। और 27 साल में जब उनको हार्ट अटैक पड़ा तो ट्रीटमेंट बहुत लेट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हार्ट अटैक होगा। रात के 1:30 बजे, दिल्ली में ही थे हम लोग, रात के 1:30 बजे एम्स में ट्रीटमेंट हुआ। पता चला कि ये हार्ट अटैक है, जो हम लोग सोच नहीं रहे थे कि हार्ट अटैक। डायग्नोसिस के बाद पता चला कि ये हार्ट अटैक है। और उसके बाद तो जैसे जिंदगी बदल गई। हार्ट अटैक इतना मैसिव था कि बचना मुश्किल था, और ट्रीटमेंट क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका था तो काफी डैमेज हो चुका था। फिलहाल ऊपर वाले को जब कुछ बड़ा मंजूर होता है तो बहुत मौके भी देता है। आपके अंदर जज्बा हो, सपना हो, तो ऊपर वाला भी साथ देता है।
मेरे हस्बैंड सरवाइव किए, फाइट किए, 3.5 दिनों तक लगभग ज़िंदगी मौत से जूझने के बाद कंडीशन स्टेबल हुई और ज़िंदगी एक डर के साए में जी रहे थे हम लोग। क्योंकि जब डिस्चार्ज भी हुआ था तकरीबन 12-15 दिन बाद, तो डॉक्टर ने यही कहा था कि हार्ट खराब हो चुका है और 22% हार्ट केवल काम कर रहा है। हार्ट एक इलास्टिक ऑर्गन होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है, साइज़ 1.5 गुना बढ़ चुका था हार्ट अटैक के बाद। तो सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम थे, कितने साल तक ज़िंदगी में अभी वो सर्वाइव करेंगे इट वाज़ नॉट श्योर, क्योंकि जिस तरीके से कोई इलास्टिक होती है, रबर बैंड होती है, वो कभी भी अगर खिंच गई है, एक सीमा के बाद बड़ी हो चुकी है, तो कभी भी टूट सकती है, वैसे ही उनके हार्ट की कंडीशन थी। तो डॉक्टर से पूछने पे कि कितने साल तक फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं, डॉक्टर का आंसर रहता था कि कभी भी नहीं मालूम। हो सकता है अभी डिस्चार्ज हुए हैं, घर जाते-जाते कुछ हो जाए। सो इट वाज़ ऑल नॉट श्योर। तो बहुत, बहुत बड़ा डर था और उस डर के साथ ज़िंदगी जी रहे थे। कोई दिन ज़िंदगी का ऐसा नहीं बीतता था, कोई रात ऐसी नहीं बीतती थी व्हेन आई नेवर यूज्ड टू चेक साँसें चल रही हैं कि नहीं। ख़ैर, ऐसे ही चल रही थी ज़िंदगी कि ज़िंदगी का एक खूबसूरत पल आया, जहाँ से फिर से ज़िंदगी खुशनुमा हुई। मेरी बेटी, हमारी बेटी पैदा हुई 2003 में और फिर से ज़िंदगी खूबसूरत। घर में एक प्यारी-सी बच्ची आई और उसने उस डर को कहीं गायब कर दिया। वो डर गायब हुआ और ज़िंदगी फिर से अच्छी लगने लगी। हम लोग फिर से उसके लिए उसके साथ सपने बुनने लगे। प्लानिंग होने लगी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जैसा हर माँ-बाप करते हैं, ऐसे ही हम लोग भी कर रहे थे। फर्स्ट बर्थडे की उसकी खूब प्लानिंग करी थी हम लोगों ने, लेकिन अगेन हम सोचते कुछ हैं और होता वो है जो ऊपर वाला चाहता है। और फाइनली या ऊपर वाला जो सोचता है कि हमारे लिए बेहतर है, वही होता है। जिस समय होता है, हमें समझ नहीं आता कि क्या बेहतर है। ऐसे ही कुछ-कुछ मेरे साथ भी जीवन में हो रहा था कि ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हो रही थी। मेरी बेटी की बर्थडे से जस्ट 1 हफ्ता पहले अ, मेरे हस्बैंड को सेकंड हार्ट अटैक पड़ा और जब सेकंड हार्ट अटैक पड़ा, तो डॉक्टर ने कहा कि अब अगर या तो ये जॉब कर लें या ये अपनी सेहत को देख लें, क्योंकि जो कंडीशन है हार्ट की, वो किसी भी प्रेशर को, इस तरीके के स्ट्रेस को, तनाव को, जो नौकरी के साथ जुड़ा ही रहता है, वो नहीं झेल पाएगी। तो ऑब्वियसली हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो जॉब को छोड़ना पड़ा, हेल्थ को ख़्याल रखते हुए। और मेरी बेटी जब बड़ी हो रही थी, पहला बर्थडे हमने हॉस्पिटल में मनाया उसका और वहाँ से ज़िंदगी और ज़्यादा संघर्षमय हो गई। डर वापस आ गया, संघर्ष के साथ, क्योंकि अब नौकरी भी नहीं थी हस्बैंड की। मैं करती थी जॉब अब मैं स्कूल में टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी मैं और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर कितना कमाती है वी ऑल नो वेरी वेल। और उससे आप अपने हो सकता है ऊपरी छोटे-मोटे शौकों को पूरा कर लें, लेकिन घर के खर्चे नहीं चल। तो बस ऐसा ही स्थिति हमारे साथ भी थी। तो अब जब जॉब नहीं थी और खर्चे बढ़ रहे थे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही थी, बीमारी के साथ में बीमारी के भी खर्चे थे और जो सेविंग्स थी वो ट्रीटमेंट में और काफ़ी इधर-उधर खर्च हो रहे थे, क्योंकि तब तक हमारे पास कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो इलाज में भी पैसे जा रहे थे। फाइनली मैंने इलाहाबाद शिफ्ट करा। इलाहाबाद क्योंकि मेरे पेरेंट्स रहते हैं, बेटी छोटी थी, तो ये हुआ कि आई विल हैव टू कम ऑन द फ्रंट क्योंकि जीवन में जीना है, कमाना है, बहुत ज़रूरी है, खर्चे कैसे चलेंगे? तो उस कमाने की ज़िम्मेदारी अब मेरे कंधों पर थी और घर को चलाना था और लाइफ़स्टाइल के साथ एक पंगा है। पंगा क्या है कि जो लाइफ़स्टाइल आपकी जीने की आदत हो जाती है, उससे नीचे जाना बहुत तकलीफ़देह होता है। उससे ऊपर तो बड़ी तेज़ी से आदमी दौड़ जाता है, लेकिन उस लाइफ़स्टाइल से नीचे जाना इज़ वेरी पेनफुल, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है।
तो वो मंजूर नहीं था और कुछ ऐसा ही लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा अगर नहीं कुछ किया तो जीवन कठिन था, लेकिन चाहत, सपने बहुत बड़े थे। ये अलग बात है, वो सपने अभी पूरे होने बड़े कठिन दिख रहे थे। ज़िंदगी चलानी बड़ी कठिन हो रही थी, तो इलाहाबाद आई और यहाँ पर स्कूल में टीचिंग के साथ-साथ एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में सेंटर हेड का जॉब करना शुरू किया। यानी सुबह से लेके रात तक का। सेंटर हेड का काम मेरा सेकंड शिफ्ट का होता था, दोपहर 1:30 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक का और मॉर्निंग में स्कूल टीचिंग। सो आप ये कह सकते हैं 4:30-5 बजे सुबह उठने से घर के काम, चीज़ें निपटाने के बाद स्कूल पढ़ाना और पढ़ाने के बाद क्योंकि कमाना ज़्यादा था, थोड़े पैसे से काम नहीं चल सकता था, तो एज़ सेंटर हेड स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जॉब करना और रात के 9 बजे घर लौट के आना। और हमारे इलाहाबाद एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, प्यारा शहर है, लेकिन उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ 2004-5 की, 6 की, तो इलाहाबाद में 8:30-9 बजे सुनसान हो जाया करता था। जल्दी कोई सड़क पे दिखता नहीं था, तो अगर आप रात के 9 बजे चल रहे हैं, तो एक अकेली उस समय तो और एज कम थी, एक अकेली कोई भी व्यक्ति अगर अकेला चले तो इज़ नॉट सेफ। तो काफ़ी सारी चैलेंजेस थे लाइफ़ में। रात में अपना 100 डायल रखती थी, फ़ास्ट डायलिंग में रखती थी, कि कुछ हो तो कम से कम 100 नंबर डायल कर दूँगी, कोई ऐसी इमरजेंसी हो। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन करना था, कमाना ज़रूरी था। सो दैट वाज़ द रूटीन, इट वाज़ लाइफ़ वाज़ अ, ओके, ठीक थी। उसके बाद ऐसे ही चल रही थी फिर मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट शुरू किया। इसी दौरान मेरे हस्बैंड ने कितने दिन तक घर में रहते जो आदमी हमेशा कर्मठ रहा हो, हार्ड वर्किंग रहा हो, तो उन्होंने अपनी एक फार्मा कंपनी भी शुरू करी। दवाइयों की कंपनी कि अपना बिज़नेस होगा तो उसमें कम स्ट्रेस होगा। लेकिन फ्रेंड्स वो गलत थे। गलत इसलिए थे क्योंकि अपने बिज़नेस में तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अपना बिज़नेस मतलब जहाँ आपने बहुत सारे फंड्स लगाए हैं, जहाँ आपने लोनिंग ले रखी है, तो आप 2-3 साल, 4 साल तक तो बिज़नेस ही सेटल करता रह जाता है आदमी। बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ी रही और उस दौरान बिज़नेस शुरू होने से पहले ही उनकी चूँकि हार्ट प्रॉब्लम थी, 2-3 बार उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटलाइज़ हुए। 1 साल के अंदर 2 बार हॉस्पिटलाइज़ हुए। तो फाइनली ये हुआ कि नहीं, हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो बेहतर है इस बिज़नेस को वाइंड अप किया जाए। तो पैसे डूबे हमारे, कमाई तो कुछ हुई नहीं, पैसे डूबे, सेहत अलग खराब हुई और फाइनली ये हो गया कि अब कुछ नहीं करना है, ना जॉब, ना बिज़नेस। सो बेटर घर में रेस्ट करें और हेल्थ को तवज्जो दी जाए। तो फाइनली वो एक फेलियर रहा और जैसा रूटीन चल रहा था वो था। मैंने अपना एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट शुरू किया जॉब छोड़कर। जॉब छोड़कर अपना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट शुरू किया एंड इट वाज़ अ गुड डिसीजन इन अ वे क्योंकि जो अपना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट था उसमें पैसे तो ज़्यादा लगे नहीं थे। स्किल मेरी थी, ऑफ़िस मेरे हस्बैंड सँभाल लेते थे। रिसेप्शन पार्ट वो सँभाल लेते थे और टीचिंग स्पोकन वाला पार्ट, इंग्लिश वाला पार्ट मैं सँभाल लेती थी एंड दिस वाज़ हाउ द लाइफ वाज़ गोइंग ऑन। लाइफ थोड़ी-सी बेहतर हो गई थी क्योंकि अब मैं करीबन 50-50 हज़ार रुपए के आस-पास कमाने लगी थी। थोड़ी-सी उस ज़माने में 50,000 ठीक-ठीक थी। मैं नहीं कहूँगी बहुत अच्छा था बट इट वाज़ ओके। लाइफ थोड़ी-सी कम्फर्ट ज़ोन वाली चल रही थी। और इसी दौरान मेरा जो मैं आज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, वो जॉब की मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और वो 2 साल मेरी ट्रेनिंग चलनी थी। उस ट्रेनिंग के दौरान ही मेरे हस्बैंड को व्हेन माय डॉटर वाज़ इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एक घटना ऐसी घटी, वो दिन ऐसा था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ़ेस्ट डे अगर मैं अपनी लाइफ़ में सोचती हूँ, तो जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा हताश हुई, जिस दिन मैंने भगवान से बहुत ज़्यादा शिकायतें करी, वो दिन था। वो दिन था जब मैं अपने इंस्टीट्यूट गई ट्रेनिंग के लिए और जैसे ही मैं इंस्टीट्यूट पहुँची, मेरे पास फ़ोन आया मेरी बेटी का, जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी बेटी जो उस समय 6 साल की थी और 6 साल का बच्चा फ़ोन करके अगर सिर्फ़ रोए-रोए और आपको कुछ समझ ना आए, वो कुछ बोल रहा है और आपको समझ में ना आए क्योंकि वो रो ज़्यादा रहा है, बोल कम रहा है। तो फ़ोन काट के मैंने दोबारा पूछा और उसने रोते हुए बोला, "मम्मा घर आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत खराब है।"
उमंग घर आ जाओ, पापा की तबीयत बहुत खराब है। मैंने पूछा बेटा हुआ क्या पापा को? बोली पापा जमीन पे पड़े हैं मम्मा, पापा उठ नहीं रहे हैं। और उसने जब ये बोला पापा उठ नहीं रहे हैं, पापा जमीन पे हैं, आप सोच सकते हैं मेरे दिमाग में क्या गुजरा। मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि ये थर्ड हार्ट अटैक। भगवान का ख्याल आया, क्योंकि कुछ भी बुरा सोचने की स्थिति में नहीं थी, सोचना ही नहीं था बुरा, सिर्फ भगवान भगवान सब सही रखना, भगवान सब सही रखना, भगवान सब सही रखना, सिर्फ दिमाग में यही चीज आ रही थी। तुरंत पापा को फोन किया। पापा मेरे पास में ही रहते हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं। पापा को फोन किया। पापा मतलब पापा तो बाहर पोस्टेड थे, लेकिन चूंकि सैटरडे का दिन था, उस समय आए हुए थे। तो कि पापा ऐसे ऐसे हो गया है, हॉस्पिटल के लिए आप लेके चलो। तो खैर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पता चला ये हार्ट अटैक नहीं था, ये पैरालिसिस था। इस बार पैरालिसिस पड़ा था, और जो पैरालिसिस था वो नॉर्मल पैरालिसिस, मैंने अब तक जो पैरालिसिस देखा था, उस पैरालिसिस में मैंने यही देखा था कि लोगों के हाथ पैर थोड़े काम करने कम हो जाते हैं, बात हिलते नहीं है, या लेफ्ट साइड काम नहीं करता, राइट साइड काम नहीं करता, इस तरीके से कुछ डैमेज होता है। बट हमारा केस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था। मेरे हस्बैंड के हाथ पैर के इम्पेयरमेंट के साथ साथ वो बोल भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे। उनकी सारी पढ़ाई लिखाई, ब्रेन का वो पार्ट भी डैमेज हुआ था जहां वो ए को ए नहीं पढ़ सकते थे, बी को बी नहीं पढ़ सकते थे, यानी वो पढ़ ही नहीं सकते थे। वो बोल भी नहीं सकते थे, इसलिए नहीं कि उनके होंठ नहीं हिल सकते, इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो गया था जहां से कम्युनिकेट किया जाता। तो ना वो पढ़ सकते थे, ना वो बोल सकते थे, ना वो लिख सकते थे, और हिल-डुल भी नहीं सकते थे, राइट साइड उनका काम नहीं कर सकता था। यानी ज़िंदगी इतनी टफ हो जाएगी, नहीं सोचा, लेकिन हो गई थी। चूँकि घर में मैं अकेली थी, मतलब इलाहाबाद में मैं अकेली थी, हॉस्पिटल में रहना, सुबह बहुत लाइफ टफ थी। रात में रुकना, फिर सुबह दौड़ के आना, बेटी को स्कूल भेजना, और क्योंकि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस रेगुलर लेना। आप इंस्टीट्यूट बंद नहीं रख सकते। अगर आप बंद कर देंगे ऐसे 10-10 दिनों के लिए, तो एडमिशन्स कहाँ से आएँगे? क्रेडिबिलिटी खो जाएगी, रिलायबिलिटी, आपके यहाँ लोग नहीं आएँगे कि यार इनके तो हस्बैंड बीमार हैं, जब देखो तब छुट्टी कर देती हैं। सो इंस्टीट्यूट को ओपन रखना भी ज़रूरी था, हॉस्पिटल जाना भी ज़रूरी था, बच्चे को स्कूल भेजना भी ज़रूरी था। सारी चीज़ें करनी ज़रूरी थी, सब कुछ करना ज़रूरी था, सब कुछ कर रही थी। बस वेट कर रही थी उस दिन का जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो कुछ तो राहत होगी। ये था कि कम से कम ये भागा-दौड़ी से बच जाऊँगी। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, दिन भर में 4-5 बार चक्कर लगता था। बहुत लाइफ लग रहा था कब इस भाग-दौड़ का अंत आएगा। खैर वो दिन आना ही था, आया। तकरीबन मेरे ख्याल से 15-20 दिन के बाद वो दिन आया, और जब वो दिन आया तो सच में मैंने राहत की साँस ली कि चलो इस भागा-दौड़ी से बचूँगी। लेकिन अगेन द टफेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तब मेरे पास एक्टिवा हुआ करती थी, तब मेरे पास गाड़ियाँ नहीं थी। मम्मी-पापा की दी हुई एक ऑल्टो थी, जो दोनों लोग यूज़ किया करते थे, मैं भी यूज़ करती, ज़्यादातर मैं ही यूज़ करती थी। लेकिन ऑल्टो से मेरे हस्बैंड आ रहे थे और मैं एक्टिवा से थी। एक्टिवा मेरी स्किड कर गई, और मेरा पूरा राइट साइड जो है छिल गया, पैर, घुटने, पैर, नीचे एड़ी, कंधे, कोहनी सब छिल गया, और मेरे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। जब मैं घर पहुँची हूँ तो देखा मेरे हस्बैंड वैसे ही कार में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो उतर नहीं सकते थे, पैरालिटिक थे, अपने आप उतर नहीं सकते। उतारने के लिए भी कोई चाहिए था, एंड एवरीबॉडी वाज़ वेटिंग फॉर मी। मेरे सारे स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश वाले वहाँ खड़े हुए थे। पहुँची, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं पहुँचूँगी तो मैं क्लास लूँगी। मैं पहुँची तो जब मैं पहुँची तो खैर जो बड़े स्टूडेंट्स थे उनकी हेल्प के साथ हस्बैंड को अंदर ले गए, और इतना रोना आ रहा था, उस दिन इतना रोना आ रहा था, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी ही लाइफ में क्यों हैं? क्यों भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं। ज़िंदगी जैसे ही थोड़ी-सी पटरी पे आती है, फिर कुछ हो जाता है, फिर पटरी पे आती है, फिर कुछ हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ नहीं आता, हमें नहीं मालूम ना भगवान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए। तो उस समय बड़ी शिकायत, एक अपने आप को एक कमरे में बंद किया, 10-15 मिनट तक खूब रोया, भगवान से बहुत शिकायत की, व्हाई मी? व्हाई मी? क्यों मेरे साथ? केवल
मेरे को ही क्यों छाटा है, व्हाई ऑल दिस इज हैपनिंग इन माय लाइफ विद मी, व्हाई व्हाई समझ में आ रहा था। लेकिन खैर, आई बिलीव इन गॉड, भगवान पे हमेशा से भरोसा करती हूँ। वो एक दिन था जब भगवान से बहुत शिकायत की, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, करना है अंशु, ये रोने से, ये शिकायत करने से कुछ नहीं होने वाला है। उठो, भगवान जाने भगवान ने क्यों किया है। उठो और अपने काम पे लग जाओ। अब कोई शिकायत नहीं करनी कभी भगवान से। उस दिन प्रण लिया था कि अब कोई शिकायत नहीं करूँगी भगवान से। ज़िंदगी है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। उठे, क्लासेस ली और ज़िंदगी फिर वैसे ही जैसे जी रहे थे, थोड़ी-सी और संघर्ष बढ़ गए थे, थोड़ा-सा और टफ होना था, थोड़ी-सी और मेहनत करनी थी। कोई बात नहीं, कर लेंगे, शुरू किया। और ऐसे ही 2 ढाई साल बहुत टफ गुज़रे, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था संजय, मेरे हस्बैंड ऐसे ही रहेंगे, कभी सही नहीं होंगे। अ, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि ना वो पढ़ सकते थे, ना वो किसी से बात ज़्यादा कर सकते थे। 8-10 शब्द थे उनके पास जिससे वो अपने काम चलाते थे। तो लाइफ़ उनके लिए बड़ी ट्रबलसम हो गई थी, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी। 2 ढाई साल ऐसे ही बीतने के बाद 2012 अंत की बात अगर मैं कहूँ तो, 2012 का एंड रहा होगा, तो हमारे घर में एक फरिश्ते का आना हुआ। जब वो आए थे तो मुझे नहीं मालूम था कि ही इज़ एन एंजल इन माय लाइफ, इन आवर लाइफ। बट येस, नाउ आई रियलाइज़ दैट येस, ही ही केम एज़ एन एंजल इन आवर लाइफ। वो हमारे घर में आए, ऑनरेबल मिस्टर प्रमोद कुमार उत्तम सर, और सप्लीमेंट्स लेके आए हमारे घर में। मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा कि अगर ये सप्लीमेंट्स वो कंज़्यूम करेंगे तो उनकी सेहत सही हो जाएगी, यानी उनका पैरालिसिस सही हो जाएगा। और जैसे अंधा क्या चाहे दो आँखें, वैसे ही मेरे हस्बैंड तो जैसे तलाश में थे, कोई तो आए जो उनको उम्मीद की किरण दिखाए कि हाँ, वो सही हो जाएँगे। और उन्होंने वो सप्लीमेंट्स खाना शुरू किए, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी रेगुलैरिटी के साथ, इस विश्वास के साथ कि वो सही हो जाएँगे, क्योंकि वो उनकी बहुत चाहत थी सही होने की। ऑब्वियसली हर बीमार व्यक्ति चाहता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में सप्लीमेंट्स का कंज़म्पशन किया। और 9 महीने बाद, 9 महीना लगा, 9 महीने तक वो सप्लीमेंट्स कंज़्यूम करते रहे और 9 महीने में चमत्कार हुआ। जिस चीज़ को डॉक्टर ने कहा था कभी सही नहीं होंगे, पैरालिसिस उनका कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन जो एक बार डैमेज हो जाता है वो डैमेज ही रहता है। फ्रेंड्स, डॉक्टर की बात झूठ साबित हो गई एंड माय हस्बैंड बिकेम ऑलराइट। उनका पैरालिसिस सही हो। सो आई एम रियली वेरी, 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 वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल उत्तम सर, क्योंकि ना वो हमारे घर में आए होते, ना हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स आए होते, ना मेरे हस्बैंड का पैरालिसिस सही हुआ होता। सो उनका पैरालिसिस सही हो गया और उस दिन 2 चीज़ें उनको समझ में आई जब वो सही हो गए। तो उत्तम सर ने उनसे ये चीज़ कहा कि संजय, तुम जो चाहते हो, एक ज़िम्मेदार हस्बैंड हो, एक ज़िम्मेदार पिता हो, लेकिन किसी वजह से तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे। ये बिज़नेस तुम्हें वो एक मौका देता है, एक अपॉर्च्युनिटी देता है, जहाँ तुम अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। मुझे मालूम है तुम एक डर के साए में जीते हो कि कल को तुम नहीं रहोगे तो क्या होगा? वैसे भी पिछले 8-9 सालों से तुम अपनी उन ज़िम्मेदारियों को निभा नहीं पा। ये बिज़नेस वो मौका देगा कि कल को अगर इस दुनिया में तुम ना भी रहो, तो तुम्हारी फैमिली आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी, सुरक्षित रहेगी। फ्रेंड्स, अगेन मेरे हस्बैंड को तो मन की मुराद मिल गई। उनको उनका जो एक बहुत बड़ा कारण था, परिवार को के प्रति जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, जिन सपनों के साथ, जिन सपनों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने शादी की थी, जिनको वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। हमारी बेटी जो पैदा हुई, जिसको जो ऑब्वियसली उनकी भी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अपनी सेहत के कारण वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। उनको एक मौका मिला और उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया। मौका मिला और उस मौके को उन्होंने पकड़ा, उस अवसर को पकड़ा और अपना, जिसे कहते हैं ना, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, हमारा सिस्टम जो कहता है, जो सातों बेसिक स्टेप्स हैं हमारे, उनको फॉलो किया। कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार ऐसा नहीं था जिसको वो छोड़ते हों, जहाँ अपनी टीम को ना बैठाते हों। उन्होंने करना शुरू किया।
और परिणाम ये निकला कि धीरे 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 टीम बढ़ती चली गई। मुझे वो बिजनेस में लाना चाहते थे, लेकिन मैं इस बिजनेस के प्रति बड़ी नकारात्मक थी। कुछ ऐसी कंपनीज जो हम सब जानते ही हैं, हम सब भली-भांति परिचित भी हैं, मैं लोगों की ग्रोथ ना देखकर मेरे दिमाग में इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचारधारा थी। मुझे लगता था कि ये इस बिज़नेस में केवल भागना, दौड़ना, मिलना-मिलाना कुछ नहीं, एंड आई वाज़ नॉट रेडी टू डू दिस बिज़नेस। मुझे था कि मेरी उम्र नहीं है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, हिट एंड ट्रायल मैं नहीं कर सकती। मैं कोई काम करने आऊँ और वहाँ पे मेरे को असफलता मिले, नो आई कांट डू दिस। मैं ऑलरेडी मेरी जॉब तब तक लग चुकी थी और मैं स्पोकन इंग्लिश से ट्यूशन्स में कन्वर्ट हो गई थी। ऑलरेडी आई वाज़ अर्निंग अराउंड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए तकरीबन मैं कमा रही थी, एंड आई वाज़ नॉट रेडी कि मैं 50-60 हज़ार का अपना ट्यूशन्स को छोड़कर मैं वेस्टीज करूँ। तो आई वाज़ नॉट रेडी फॉर दैट। मुझे लगता था कि ये पता नहीं ये पैसा भी देगा कि नहीं देगा। मेरा बिलीफ नहीं था, बट मेरे हस्बैंड को पूरा बिलीफ था। सो ही वाज़ डूइंग इट डिस्पाइट माय सेइंग नो। आई डिडन्ट सपोर्ट हिम। मैंने इनिशियल 2 ढाई साल में मैं बहुत ईमानदारी से इसको स्वीकार करती हूँ। शुरुआती 2 ढाई साल जब मेरे हस्बैंड ने इस बिज़नेस को किया, तो मैं उनको ज़रा भी मैंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मेरा भरोसा नहीं था इस बिज़नेस में। लेकिन उनका फ़ॉलो-अप मेरे लिए चलता रहा कि मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि उनको ऐसा भरोसा था कि अगर मैं भी आ जाऊँगी, तो 1 और 1 11 हो जाएँगे और हमारी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होगी। और इस प्रयास को वो लगातार-लगातार करते रहे और फाइनली हमारे घर में मैं कहूँगी दूसरी बार एक और फरिश्ते का आना हुआ। बिग थैंक यू टू द ऑनरेबल मैजिकल मैन जिन्हें हम सब कहते हैं, ऑनरेबल विवेक कुमार सक्सेना सर। आई एम रियली वेरी, वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैं होती नहीं अगर वो मेरे घर में आते नहीं। He came and changed my perspective about network marketing and multi-level marketing and Vestige. वो कंप्लीटली मेरे इस नज़रिए को बदलने का मैं क्रेडिट उन्हीं को देती हूँ। उन्होंने जिस तरीके से कुछ क्वेश्चन किए, एंड आई वुड डेफिनिटली लाइक टू शेयर इट विद यू। आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी क्योंकि ये डर और ये सोच ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होती है। वो होती है, पहली चीज़ मुझे लगता था मैं थोड़ा-सा हमारे इस बिज़नेस को कम आंकती थी। आई ऑलवेज़ फेल्ट कि ये बिज़नेस इज़ नॉट ऑफ माय स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं कि मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई था लेकिन मैं अपना हाई समझती थी और मुझे लगता था कि यार ये इट्स नॉट ऑफ माय लेवल, यू नो, ये क्या काम है, बेचने-वेचने वाला सेल्स गर्ल टाइप का काम। किसी से कहना ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो। नो, 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 दिस इज़ लाइक आई एम नॉट मेंट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक थोड़ी-सी गलत थॉट थी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गलत थॉट थी मेरी। एंड द सेकंड थिंग, मेरा बिलीफ ही नहीं था कि यहाँ से पैसा भी कमाया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं थी और जब सर ने मेरे से 2 क्वेश्चन्स पूछे, उन्होंने कहा मैम आप रावत साहब की मदद नहीं करती? तो मैंने कहा मैंने कहा सर एक्चुअली वही जो मैंने आपसे कहा कि मैं इसे थोड़ा कम समझती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा मैम वो उस दिन मेरे घर मर्सिडीज़ से आए थे, उन्होंने कहा मैम आपको लगता है कोई सेल्स में कोई मर्सिडीज़ से आएगा? तो मैं हँस दी, मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। मैंने कहा सर सेल्समैन सेल्स गर्ल मर्सिडीज़ छोड़िए किसी कार से भी नहीं आएगा। चलिए ठीक है मान लिया, ये सेलिंग-वेलिंग वाला काम नहीं है, सेल्समैन टाइप का काम नहीं है, बट स्टिल इट इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा साहब मेरी ना सुनने की आदत नहीं है। मुझे जिन चीज़ों में अपने मम्मी-पापा की ना सुन पड़ सकती थी बचपन में, उन चीज़ों को भी कभी मैंने उनसे डिमांड नहीं किया। तो व्हेन इट कम्स टू किसी और से कहना और वो अगर ना कह दे, तो नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। तो उन्होंने मेरे से एक बात कही जो व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मेरी लाइफ़ को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे नज़रिए को, मेरी सोच को बदलने का इस लाइन में बहुत बड़ा क्रेडिट है। उन्होंने कहा मैम आपको नहीं लगता कुछ ना सुनकर अगर बताइए उसमें ठीक है बताएं बहुत बढ़िया सर हाँ जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको नहीं लगता मैम कि कुछ ना सुनकर अगर अपनी बेटी को कभी भी नहीं पैसों की वजह से ना कहना पड़े, तो ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। आई वुड रिपीट, मैम आपको नहीं लगता कि कुछ ना सुनकर अगर अपनी बेटी को कभी भी पैसों की वजह से ना कहना पड़े, तो ऐसी ना सुन लेनी चाहिए। फ्रेंड्स मैं जब भी कहती हूँ ना मेरे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाक़ई मेरी बेटी
हर हम सबको अपने बच्चे, अपनी फैमिली बहुत प्यारी होती है, बट हम कितने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अपना ज़बरदस्ती का ईगो लाते हैं। बहुत सारी जगह पे हम जो काम कर सकते हैं उनको ना कह देते हैं। उन्होंने ये लाइन कही, मैंने कहा अगर ये बिज़नेस मुझे इतना एम्पावर करता है कि मुझे अपनी बेटी को कभी भी पैसों की वजह से ना नहीं कहना पड़ता। येस, आई एम रेडी टू डू इट। दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड कि माइंड में क्लियर हो गया कि अगर ये वेस्टीज मुझे ये इतना एम्पावर करता है अ, तो मुझे वेस्टीज करना है। और मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, वाक़ई आज मैं एम्पावर्ड हूँ। मेरी बेटी के एडमिशन के समय जब उसका मुझे एडमिशन कराना था स्टार्टिंग में स्कूल में, तो 10,000 रुपए मुझे अपनी मदर से लेने पड़े थे। बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। बेटी मेरी, पालने की ज़िम्मेदारी मेरी, पैसा मम्मी से ले रही हूँ, बहुत बुरा लगा था। बट उसी दिन ठाना भी था, कोई नहीं अंशु, आगे कभी ज़िंदगी में अपनी बेटी के लिए कभी किसी और के आगे डिपेंडेंट नहीं होना। और फ्रेंड्स वही चाहत थी शायद इतनी मतलब आई वाज़ सो यू नो इतना ज़बरदस्त चाहत थी कि इस तरीके से घटनाएँ घटित होती चली गईं और वेस्टीज़ ज़िंदगी में आया। आज मैं अपनी बेटी के ऊपर 1.5 लाख रुपए महीने पूरे खर्च कर पा रही हूँ। आने वाले समय में और भी खर्च होने होंगे, वो भी खर्च होंगे। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। माय डॉटर वांट्स टू बिकम अ लॉन टेनिस प्लेयर और उस लॉन टेनिस प्लेयर में इट्स एन एक्सपेंसिव गेम। अभी वो दिल्ली में ही रह रही है। अभी उसे हाल ही में मैंने दिल्ली शिफ्ट किया है। सो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास उसके ऊपर खर्च हो रहे हैं। अकेडमी, रहना, खाना, टेनिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव गेम। टूर्नामेंट्स खेलने जाना, तो उन सब चीज़ों में एंड आई कैन डू इट। वेस्टीज हैज़ गिवन मी दैट पावर। मुझे सोचना नहीं पड़ता। मैं बहुत कंफर्टेबली 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि यार 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहा है। इट्स सो ईज़ी ऑन अ मंथली बेसिस। सो वो चीज़ें पूरी हुई। सो थैंक्स टू अगेन विक सर जो उन्होंने कहा, तो ये चीज़ एक व्हाय मुझे बहुत बड़ा मिला एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेस्टीज। फ्रेंड्स मैं और मेरे हस्बैंड साथ मिलके करना शुरू किए जून 2016 से हम लोगों ने करना शुरू किया। तब तक हमारा लेवल गोल्ड का था, उसके बाद डायमंड हुए। अक्टूबर 2016 में डायमंड हो गए थे। हम लोगों ने अपनी पहली कार ली अप्रैल 2017 में 12 लाख की रेनो की स्काला और दूसरी गाड़ी भी हम लोगों ने जल्दी ही ले ली जून में क्विड स्काला हस्बैंड चलाते थे, ऑल्टो पुरानी हो चुकी थी, मम्मी-पापा की दी हुई थी, तो नई गाड़ी दूसरी भी ले ली हम लोगों ने क्विड। एक सेमिनार के दौरान ही चेक साइज़ बढ़ रहा था धीरे-धीरे करके। एक सेमिनार के दौरान ही मेरे हस्बैंड हम सबके बीच से चले गए, उनका हार्ट फेल हो गया, दिसंबर 2017। तो दिसंबर 2017 में जब उनका हार्ट फेल हुआ, 10th दिसंबर 2017 तो सेमिनार में ही थे, किसी से ड्रीम की ही बात करते-करते अचानक से उनका कार्डियक अरेस्ट हो गया एंड ही लेफ्ट अस। और हम सभी जानते हैं 10 तारीख को हम लोगों का पे आउट आता है, 11 तारीख को ट्रांसफर होता है। उस दिन जो पे आउट आया था इट वाज़ 89,000। आज से 3 साल पहले जो पे आउट आया वो था 89,000 89,000। फ्रेंड्स बढ़ते-बढ़ते आज ऑन एन एवरेज पिछले अगर मैं 5 महीने की बात करूँ तो 4 लाख प्लस का पे आउट पिछले 5 महीने से लगातार आ रहा है। मैं अगर कहूँ तो लगभग-लगभग 5 गुना हो चुका है। 3 साल में 5 गुना। हस्बैंड ने बिज़नेस क्यों शुरू किया था? क्योंकि वो चाहते थे उनकी फैमिली इस दुनिया अगर वो इस दुनिया में ना भी रहें, तो भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे, मजबूत रहे। हुआ, हुआ। केवल सुरक्षित ही नहीं रही, लगातार-लगातार ग्रोथ हुई। प्रेस्टीज ने ये पावर दी। उनके उस सपने को, उनके उस ड्रीम को, उनके उस व्हाय को पूरा किया। मैंने इस बिज़नेस को क्यों शुरू किया था? क्योंकि मुझे अपनी बेटे को पैसों की वजह से कभी ना नहीं कहना। माय डॉटर इज़ वेरी गुड इन स्टडी, एकेडमिक्स में बहुत अच्छी है। लेकिन वो एकेडमिक्स में नहीं अपना करियर बनाना चाहती, वो स्पोर्ट्स में बनाना चाहती। एक किसी भी एक साधारण मैं अगर परिवार की बात करूँ तो अक्सर हम लोग हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है हमारे देश में। लेकिन फिर भी हम लोग स्पोर्ट्स में या बहुत सारे दूसरे फ़ील्ड्स में सिर्फ़ इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते।
पैसों का रिस्क, इतने लाखों खर्च हो जाएंगे, पता नहीं करियर बने ना बने। बट वेस्टीज ने मुझे पावर दी कि पैसों की वजह से मुझे अपनी बेटी को ना कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा ये भी सपना पूरा हुआ। और फ्रेंड्स, जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में थे, तभी एक बार हम कहीं बाहर थे, मेरी बेटी ने अपने पापा को मैसेज करके पूछा कब आ रहे हो, तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन में आ रहे हैं। तो उसने कहा कि उसने एक फोटो भेजी व्हाइट ऑडी की और कहा इससे आओ तो जाने। तो उन्होंने कहा ये भी आएगी बेटा। और अच्छा ये लगता है कि माना वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस दुनिया में ना रहकर भी अपने परिवार वालों के सपनों पूरे कर पाते। My husband left physically he left this world on 10 December 2017, बट फिर भी 2019 25 मार्च को वो अपनी बेटी के सपने को भी पूरा कर पाए। उनके सही निर्णय ने, जो उन्होंने लिया था आज से तकरीबन 7 साल पहले, अपनी बेटी के इस सपने को भी पूरा किया। इस मार्च को हमारे 2 साल हो जाएंगे हमारी ऑडी को। हमारी तीसरी कार भी आई, जो मेरी बेटी की सपनों की कार थी, वो भी आई। ये सपना भी पूरा हुआ। इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल कहूँ फ्रेंड्स, तो जिंदगी पूरी तरीके से जो सपने कहीं दब गए थे, देखने की हिम्मत भी नहीं थी, वो सारे सपनों को देखने का मौका दिया वेस्टीज ने। केवल देखने का ही मौका नहीं दिया, देखने की हिम्मत नहीं दी, उनको पूरा करने के काबिल बनाया। ना केवल हमारे, अगर मैं बात करूं तो मेरे हस्बैंड जो तकरीबन 9 साल तक खुद कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, ही वाज डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ, ऑन मी, और हिज डेली एक्सपेंसेस आल्सो, उनको भी एम्पावर किया। ना केवल वो इंडिपेंडेंट बने, इस दुनिया से जाने के बावजूद हम लोगों के सपने पूरे कर पाए, बल्कि हमारी टीम में आज लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं, आज अपनी अपनी गाड़ियों से चल रहे हैं, जिनमें से लग्जरी कार से भी लोग चल रहे हैं। यानी एक व्यक्ति, वेस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बना रहा, केवल आपके सपने पूरे नहीं कर रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो हार्ट पेशेंट था, जो पैरालिटिक था, वो व्यक्ति अपने परिवार को ही केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाया, उसने अपने परिवार को ही केवल सुरक्षा नहीं दी, ना जाने कितने लोगों को। अब मैं अगर सोचूं तो इतनी बड़ी टीम अब है जिसमें बहुत सारे लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं और निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं। कहाँ है? मैं तो जिस गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अगर मैं ना 2017 में, मैं कई बार सोचती हूँ अगर 2017 में मुझे कुछ हो जाता उनकी बजाय, तो मेरी सैलरी तो आनी बंद हो जाती। आती? नहीं आती, ऑब्वियसली, क्योंकि सरकार उसी को पैसा देगी जो नौकरी करेगा। जो इस दुनिया में नहीं होगा उसको पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल। बट वेस्टीज में क्या हुआ? हस्बैंड नहीं थे, आईडी मेरे नाम ट्रांसफर हो गई, आई एम गेटिंग द रॉयल्टी अर्निंग। और उसके लिए मुझे कोई किसी को कोई भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे महीनों चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग हैपेंड, जस्ट एक मेल एंड एवरीथिंग हैपेंड, नथिंग एल्स। कहाँ है इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी? आई डोंट फाइंड एनीवेयर। मेरी गवर्नमेंट जॉब में ही, मेरी ही स्कूल में मेरी ही फ्रेंड की डेथ हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस। आज हस्बैंड ग्रुप डी पीयून की नौकरी उनकी लगी हुई है। तो वो भी बहुत भागा दौड़ी के बाद। तो ये सिचुएशन है। और अगर मैं कहूँ तो ये चीजें संभव क्यों हो पाई, तो मैं 10 मिनट 5-10 मिनट और लूंगी, 5-7 मिनट। ये चीजें सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि कुछ पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। लाइफ में अगर आपके पास कारण नहीं है कुछ भी करने का, हम सब जानते हैं, हम सब सुनते हैं, बट समझ कितना पाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम सब जानते हैं कि अगर भूख नहीं है तो सामने कुछ भी रखा हो, आपकी मोस्ट फेवरेट डिश रखी हो, अगर यहां तक भरा हुआ है तो नहीं मन करेगा, यू विल रिजेक्ट। प्यास नहीं है तो आपके सामने पानी लाके रखा जाएगा तो आप एक आध सिप हो सकता है किसी के कहने से ले लें, उसके बाद आप नहीं लेंगे। So you must have hunger, you must have thirst,
अगर आपके पास भूख नहीं है, प्यास नहीं है, बेकार है, बेमाने है। तो पहली बात तो, और एहसास भी होना, जब हम काम में बहुत बिजी होते हैं तो कई बार हमें उस भूख और उस प्यास का एहसास नहीं होता। ऐसे ही कुछ-कुछ हमारे जीवन में भी होता है। कई बार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मशगूल हो चुके होते हैं, इतना फंसे होते हैं कि हमें कुछ भूख भी है, यानी हमारे को किसी चीज की और जरूरत भी है, इसका भी एहसास नहीं होता। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम अपने बच्चों से पूछ पाएँ कि तुम्हारे और भी सपने हैं? या बचपन से हमने जो कह-कह के कि बेटा ये महँगा है, ये महँगा है, ये नहीं हो सकता, या उनसे नहीं भी कहा, तो हमने जब कुछ टैग देख के किसी चीज़ को छोड़ दिया, तो हमारे बच्चे ने धीरे से समझ लिया कि यार ये महँगा था इसलिए मेरी मम्मा ने नहीं खरीदा, मेरे पापा ने नहीं खरीदा। किसी खिलौने की उसने डिमांड की तो हमने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया। या अगर हम होटल में गए तो हम मेन्यू के राइट साइड में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में देखते हैं, हमारा बच्चा समझता है, वो निगाहें देखता है। क्या देखकर पापा ऑर्डर कर रहे हैं, क्या देख के मम्मा ऑर्डर कर रही है, एक सिंपल सी चीज़, डेज़र्ट ज़्यादातर लोग होटल में नहीं खाते, बाहर निकल के आइसक्रीम खाते हैं। सिंपल, क्योंकि डेज़र्ट वहाँ महँगा होगा। कितने लोग शेक्स ऑर्डर करते हैं? नहीं करते हैं, अरे घर में बन जाएगा जी, इतने में तो शेक। सिंपल थिंग्स। वो जबकि वो एम्बियंस नहीं मिलेगा, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट स्टिल, तो हमें मालूम है कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, फिर भी हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू एक्सेप्ट। कितना बच्चा हमारा हिम्मत कर पाता है कहने की, हिम्मत ही नहीं कर पाता बच्चा। हमारे अपने नहीं कह पाते, और फिर हम कहते हैं, और कई बार हमारे पेरेंट्स, हाउ मच आर वी गिविंग टू आवर पेरेंट्स? हमारे पेरेंट्स को जरूरत नहीं है, हमारे पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, पेंशनर हैं, हमको उनको जरूरत नहीं है देने की। दे आर इंडिपेंडेंट, दे डोंट नीड इट। व्हाई? व्हाई? दे मे बी सेल्फ सफिशिएंट, दे मे बी पेंशनर, दे मे बी सेल्फ सफिशिएंट, बट डोंट वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या हमारे पास जिम्मेदारी नहीं है? हमें नहीं अच्छा लगता मेरी बेटी आज नहीं कमा रही है, लेकिन फिर भी जब एक कार्ड दे देती है, कुछ गिफ्ट दे दे छोटा सा अपनी पॉकेट मनी से, अच्छा लगता है ना? जरूरत मैटर नहीं करती, कि किसी को जरूरत हो तभी हम दें। हम अपने पेरेंट्स को जब कुछ भी उनको गिफ्ट करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, बट देंगे तो तब ना जब हमारे खर्चे पूरे हो रहे होंगे। हमारी नीड्स पूरी नहीं होती तो देंगे कहां से? एंड देन वी से वी डोंट नीड, ना हमारा तो सफिशिएंट है, इतना आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू फाइंड आउट योर व्हाई। बहुत जरूरी है। कितना आप, कितना सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, कितना अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो अपने वाई को तलाशिए, वाई को बड़ा करिए, क्योंकि वाई अगर बड़ा नहीं होगा, मेरे हस्बैंड का वाई बहुत बड़ा था और बहुत क्लियर था, और एक वाई तो सबके पास होना चाहिए, आर्थिक सुरक्षा, कुछ हो ना हो। ये तो सिंपल क्लियर है। पिछले पैंडेमिक सिचुएशन ने सबको बता दिया। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी मेरा पे आउट 2 लाख से 4 लाख पहुंचा, और बहुत सारी नौकरियां थी जहां पे लोग जो बड़ा-बड़ा पैसा कमाते थे वहां आधा हो गया या नौकरियां ही चली गई। तो सबके पास है, सबको अपने परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा की जरूरत है। एक सिंपल वाई, बहुत बड़ा वाई तो है ही, बस ख्याल नहीं है। मुझे नहीं मालूम था जब मेरे हस्बैंड को 23 नवंबर 2000 में हार्ट अटैक पड़ा था। जिस समय हार्ट अटैक पड़ा रात के 9 बजे, पता चला 1:30 बजे। नहीं पता था, रात के 9 बजे से पहले नहीं पता था कि हार्ट अटैक पड़ेगा। जब उसके बाद सन 2004 में दूसरा हार्ट अटैक पड़ा तो नहीं पता था हार्ट अटैक पड़ेगा। फिर जब पैरालिसिस पड़ा उस दिन भी नहीं पता था पैरालिसिस पड़ेगा। कहाँ पता होता है, कहाँ पता होता है। अभी 2 दिन पहले परसों एक रिपब्लिक भारत के चैनल का एक कोविड-19 से डेथ हो गई। किसी को पता था? 4 दिन पहले तक उस बंदे के बारे में हम लोग सुन रहे थे। अचानक से एक यंग बंदा इस दुनिया से चला जाता है, पता था क्या? एंड देन वी से कि वी डोंट हैव द रीज़न टू डू बिज़नेस। व्हाई को तलाशिए फ्रेंड्स, व्हाई शुड बी बिग। कितनी बार पैसों की वजह से हम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं। एक फ़ोन से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। फ़ोन से क्यों पढ़ रहे हैं भाई? लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। फ़ोन छोटी स्क्रीन है, लैपटॉप बड़ी स्क्रीन है। सोचिए तो, कम स्ट्रेन पड़ेगा। वाइफ का फ़ोन बच्चे यूज़ कर रहे हैं, क्यों? तो देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न्स। खोजना आपको है, फाइंड आउट आपको करना है। बहुत सारे रीज़न्स हैं बिज़नेस को करने के लिए। व्हाई उनका क्लियर था, व्हाई मेरा क्लियर था। मेरा आज भी व्हाई क्लियर है।
मुझे मेरा इस साल के अंत तक 10 लाख का पे आउट होना है। आई एम श्योर अबाउट इट। बाय दिसंबर 2021 4 लाख का पे आउट 10 लाख तक होना ही होना है। मेरी बेटी को अब्रॉड जाना है, 4-5 लाख रुपए महीने का खर्चा होना है, एंड इट हैज टू बी डन। सो द व्हाई शुड बी वेरी क्लियर। यू हैव टू बी विजनरी। आपको विजनरी होना जरूरी है। आने वाले 4-5 सालों के खर्चे, 10 सालों के खर्चे आपके पास होने चाहिए विद क्लियर माइंडसेट। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉट डाउन करिए आने वाले 10 सालों में आपके क्या होंगे, क्या खर्चे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के हिसाब से खर्चे नहीं, सपनों के हिसाब से प्लानिंग। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सपने हैं उन सपनों पे भरोसा करिए। सपनों पे ही भरोसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। सपनों को जिंदा रखिए, सपनों पे भरोसा करिए, और जिस प्लेटफॉर्म का चुनाव आपने किया है प्रेस्टीज का, उस पे भरोसा रखिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये बहुत बार सुना है बट फॉलो नहीं किया है। आज से प्रण करिए कि करना है। 5-6 दिन काम किया, 1 दिन आराम किया, नहीं आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा। ट्रूली स्पीकिंग, अगर आप में से बैठे लोग अगर सोचते हैं कि महीने में 25-26 दिन काम किया है, 4 दिन आराम फरमाते हैं, नहीं आएगा रिजल्ट। एफर्ट्स हर दिन करने, हर दिन, 7 दिन, 24 घंटे, महीने के हर दिन करना है। साल के 365, 366 दिन काम करना है। कब तक? जब तक सफलता ना मिल जाए। और सफलता का पैमाना क्या है, ये आपको डिसाइड करना है। आपकी सफलता का पैमाना आप डिसाइड करेंगे। मैं अगर कहूं कि आज मैं सफल हूं, यस टू एन एक्सटेंट, बट अभी मेरी सफलता और आगे बढ़ी है। बहुत सारे लोगों को भी सफल बनाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सपनों को पूरा करना है। एक सपना पूरा हो, दूसरा सपना बनाइए। इंसान बना ही है लगातार लगातार तरक्की करने के लिए। आज सोचिए हमारे ऑनरेबल गौतम वाली सर का अगर बड़ा सपना ना होता तो हम सब अपने सपनों को कहां से पूरा कर रहे होते। it's really is like God to us। इतने सारे लोग हैं जिनके सपने पूरे हो रहे हैं, जिनके बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं। ऐसे ही हम सब जरिया बन सकते हैं बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने। सो कंसिस्टेंसी, लगातार 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 सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। क्योंकि केवल सीखेंगे और सिखाएंगे नहीं तो सीखेंगे भी नहीं। सीखना इज इनकम्प्लीट अनलेस वी ट्रांसफर इट। जब तक हमें जो चीज हमें मिली है, जब तक हमने दूसरे तक ट्रांसफर नहीं की, तब तक सीखना कंप्लीट नहीं है। सीखना अमल में लाना है। अमल में लाने में एक स्टेप ये भी है जो सिखाना भी है, खुद भी करना है और करवाना भी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंपल कंसिस्टेंसी के ऊपर मैं हमेशा, आप सबने भी शायद ये उदाहरण सुना होगा, पानी की बूंद लगातार गिरे तो कमाल कर सकती है, रुक रुक के गिरे तो कुछ भी नहीं। एक पानी की बूंद है, बेमानी है, लगातार गिरे तो पत्थर को काट सकने का दम रखती है। बस छोटे छोटे प्रयास, एक दिन पूरा दिन मेहनत की, बाकी 4 दिन शांत बैठे रहे, कोई फायदा नहीं है। 3-4 घंटे, 5 घंटे रोज काम करिए, बहुत बड़ा परिणाम आएगा। तो स्मॉल स्टेप्स एवरी डे will give you success। सिंपल। एक सिंपल चीज एक और मैं कहती हूँ कि आपका लक्ष्य उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से मंदिर में दर्शन करने हम जब जाते हैं, या जिस भी धर्म के आप हो, आप जब भी किसी अपनी रिलीजियस होली प्लेस पे जाने की तमन्ना रखते हैं, तो आधे रास्ते से कौन लौट के आता है? मुझे तो नहीं लगता कोई आता हो। मैंने नहीं सुना आज तक आधे रास्ते से कोई लौट आया। कुछ सीढ़ियां चढ़ी फिर वापस आ गए, कुछ दूर तक चले फिर नहीं चला गया, लौट के वापस आ गए। आई हैव नेवर। बस वैसी ही तमन्ना अगर अपने लक्ष्य को, क्योंकि लक्ष्य से भी वैसा ही प्यार होना चाहिए ना, वैसा ही पैशन होना चाहिए। नहीं करना है, वो तो सबसे बड़ा कर्म ही पूजा है। कैसे आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं? कैसे थकान हो सकती है? कौन है? अगर किसी ने कहा कि आपको ये 400 सीढ़ियां चढ़नी है, 300 सीढ़ियां चढ़नी है, तो 280 सीढ़ी चढ़ने के बाद कौन वापस लौट के आता है? कोई नहीं।
एक उदाहरण हो, सोच के देख लीजिए, तो बता दीजिए कि ये लौट के वापस आ गया था। नहीं मिलेगा, फिलहाल मुझे नहीं मिला। मैं आई एम वेरी श्योर आप में से किसी को भी नहीं मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर ले आदमी, लेकिन लौट के वापस नहीं आएगा, आगे जरूर बढ़ेगा। द सेम थिंग इज लाइक अस। ये हमारा जो लक्ष्य है, अगर हम उसके प्रति भी इतने ही पैशनेट रहेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। सो सिंपल चीज है, आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। 7 बेसिक स्टेप्स जो हैं उनको हर दिन फॉलो करना है कंसिस्टेंटली। ये वर्ड बहुत सिंपल सा दिखाई देता है, कंसिस्टेंसी, बट आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी को अक्सर हम अपनी लाइफ में मिस आउट करते हैं। कॉन्फिडेंस या बिलीफ ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर प्लेटफॉर्म, ऑन योर अपलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। डाउट मत करिए, शक मत करिए कभी अपने अपलाइन पे। अपलाइन मीन्स जो आपका अपलाइन की परिभाषा है, केयरिंग, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव अपलाइन। उस पर शक मत करिए, क्योंकि उससे ज्यादा भला आपका कोई नहीं चाहता। ये हर लीडर कहता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि उसने खुद ये महसूस किया है। आज मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, जब मुझे गाइड करते हैं तो आंख मूंद के मेरे हस्बैंड ने फॉलो किया, आंख मूंद के मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, माई टैगलाइन है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो हमारे सीनियर्स, हमारे अपलाइंस जब हमें कुछ कहते हैं तो सीधी सी बात है, हम सफल होंगे तभी वो भी सफल होंगे। सिंपल सी बात है। तो वो कभी भी हमारा बुरा चाह ही नहीं सकते। सिंपल बात है, क्योंकि हमारी अच्छाई से उनकी अच्छाई भी जुड़ी है, तो वो हमारी अच्छाई चाहते हैं। सिंपल, नोबडी एल्स विल एवर गाइड यू। मैं अगर करियर एंगल से बात करूं, जितना हमारा अपलाइन हमको गाइड करेगा। आंख मूंद करके बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्या कह रहे हैं हमारे सीनियर्स, यस डन। उस पर क्वेश्चन मार्क रेज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल, कह रहे हैं यस, मेरे भले के लिए होगा, सिंपल एज दैट। तो वो चीज करनी ही करनी है। और एक एंड करूंगी मैं एक स्टोरी के साथ, हमेशा सुनाती हूँ, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, बट फिर भी ये कहूंगी, जो चीज काम करती है वो बदलने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज फॉलो करने चाहिए। मुझे बारी सर की ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बात सही है, जो चीज काम करती है उसी को बार बार करना चाहिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का एक व्यक्ति था, अपने घर में बैठा हुआ था दोपहर के टाइम में। उसके दरवाजे पे दस्तक हुई, उसने दरवाजा खोला तो एक साधु बाबा खड़े हुए थे। उस साधु बाबा ने कहा, मतलब उन्हें प्यास लगी थी, उन्होंने पानी मांगा। तो उस दिन उस निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जो सदस्य था, उसको ये लगा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उसने मिठाई के साधु बाबा को अंदर बैठा लिया और मिठाई के साथ पानी दिया। साधु बाबा प्रसन्न। साधु बाबा ने कहा, कहते हैं साधु बाबा ने एक पत्थर निकाल के दिया और उस पत्थर को कहा कि बेटा, ये पत्थर जो है ना, ये 1 महीने तक तुम्हारे पास रहेगा, और 1 महीने बाद एग्जैक्टली मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस पत्थर को तुमसे ले लूंगा। इस पत्थर में एक पावर है कि ये लोहे को सोना बना सकता है, ये लोहे को सोना बना सकता है, और ये पूरी की पूरी तुम्हारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन बस शर्त इतनी है कि एग्जैक्टली 1 महीने बाद मैं इस पत्थर को तुमसे ले लूंगा। तो साधु बाबा ये कहकर वहां से चले गए। अब ये बहुत खुश, उसे ये लगा कि वाओ, मेरी तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, खुश हो गया। तुरंत मार्केट गया और पता किया लोहे का दाम। फिर उसे लगा, यार इस लोहे से सोना तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, लेकिन अगर कुछ दिन इंतजार कर लूं, तो 30 दिन है, कुछ दिन इंतजार कर लूं, ये लोहा और सस्ता होगा, और ज्यादा लोहा आएगा और ज्यादा सोना बनेगा। एंड जस्ट केम बैक, वापस आ गया और उसने लोहा नहीं खरीदा। वापस आया, अगले हफ्ते फिर गया तो लोहे का दाम कुछ गिर गया था। तो ऑब्वियसली उसको ये लगा कि थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, अभी तो टाइम है, और उसने टाल दिया और लोहा नहीं खरीदा। होते होते ऐसे दिन बीतते चले गए और फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वही साधु बाबा वापस थे। साधु बाबा को देखते ही उसने अपने सर को पीटा। उसे याद आया कि 30 दिन पहले ये साधु बाबा कह कर गए थे कि पत्थर को मैं जिस दिन आऊंगा मैं ले लूंगा वापस, तो मैंने तो उस पत्थर का इस्तेमाल ही नहीं। साधु बाबा उसके घर की स्थिति देखकर ताज्जुब में थे कि यार इसने लोहे, मतलब कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो खैर उन्होंने पत्थर मांगा। अब वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। पत्थर आप समझ ही गए होंगे, पारस पत्थर था,
नॉर्मल पत्थर नहीं था, इट वॉज अ टच स्टोन, पारस पत्थर। पारस पत्थर मांगा, वो उसने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1 दिन के लिए दे दो, 1 दिन के लिए दे दो, आज मैं इसको यूज कर लूंगा। उन्होंने कहा ये तो हमारी शर्त, तुम्हारे पास पूरे 30 दिन थे, पूरा 1 महीना। खैर पत्थर वापस मिल गया और उस व्यक्ति की जिंदगी वैसी की वैसी ही रही। फ्रेंड्स, बहुत अफसोस की बात, जिसको हम भाग्य कहते हैं वो ऐसा ही अवसर होता है ईश्वर के लिए। जैसे हमारे घर में अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो वो दोनों इक्वली बराबर होते हैं, वैसे ही ईश्वर के हम सब बच्चे हैं, हम सब का भाग्य एक है। बस भाग्य मतलब अवसर, उसको पहचान हम नहीं पाते। मेरे घर में उत्तम सर आए ईश्वर का रूप बनकर, मेरे हस्बैंड को उन्होंने पैरल्स सही करवाया, सप्लीमेंट्स दिए, एक अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने समझा। मेरे घर में विवेक सर आए, अवसर आया, मैं उस अवसर को नकार देती, मेरे हस्बैंड नकार देते, फिर हम क्या हो जाते? बदकिस्मत। हमने उस अवसर को अपना लिया, हम हो गए किस्मत वाले। आज हमारे बाकी लोग कहेंगे भैया इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है, किस्मत तो सबकी अच्छी है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग घर आए अवसर को उस व्यक्ति की तरह, जिस पारस पत्थर का प्रयोग करके वो अपनी जिंदगी बदल सकता था, नकार देते हैं। तो बस अपनी किस्मत जो हम सबकी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम सब आज अगर मैं कहूँ जितने भी लोग इस सेशन में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं वैसे इससे रूबरू हो रहे हैं। किस्मत तो सबकी अच्छी है। पारस पत्थर आपके पास आया हुआ है, अपनाइए। वेस्टीज एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी है, जस्ट लाइक अ पारस पत्थर। यूज इट टू द मैक्सिमम इस्तेमाल करिए, बिना समय गंवाएं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे ये मीटिंग, कल लोहा खरीद लेंगे, परसों खरीद लेंगे, ना 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 ना, आज पता चला है आज ही से शुरू। वाई? तो शुरू करिए। वेस्टीज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पारस पत्थर है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम सबके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। बस अवसर को पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, इसी के साथ थैंक थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही साधारण शब्दों में आपने अपनी पूरे जीवन का खाका खींच दिया 1 घंटे के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने लोगों को बताया, ये लोगों को बिल्कुल दिल से टच किया। बहुत कुछ लोगों ने आज समझा होगा लाइफ कितनी अनिश्चित है, इसको हमारे फैसले जो हम लेते हैं अपने जीवन के अंदर कैसे हमारे जीवन का पूरा रुख मोड़ सकते हैं, ये आज एहसास मुझे लगता है 550-600 लोग हमें जूम पे देख रहे हैं और लगभग 100 के आसपास लोग ये हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। लगभग 700 लोग जो है आज देख रहे हैं। एक ईच एंड एवरी वन उसको ये एहसास जरूर हुआ होगा कि उसे अपनी लाइफ के अंदर जो एक वक्त पे लिया गया फैसला, जो आज अपने वेस्टीज के लिए लिया है, ये कल आपको कितना काम आ सकता है, ये आपने यहाँ देखा होगा। राइट? तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और आपकी स्टोरी के अंदर हम आपकी अचीवमेंट, नॉर्मली जो स्पीकर्स आते हैं उनकी अचीवमेंट्स ध्यान होता है, आपकी अचीवमेंट कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी सारा का सारा ध्यान आपकी स्टोरी पे, और आपने जो बाद में एक ट्रेडिंग आपने कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस किए उस पर ज्यादा रहा। लेकिन फिर भी मैं लोगों को बता दूं, क्योंकि सब लोग खो गए थे, मैम ऑलरेडी कार अचीवर है जबकि उन्होंने बताया था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद उस पर ध्यान ना गया हो। 3 कार इनके पास में 4 लाख से ज्यादा पे आउट है, तो शायद मैम के नेटवर्क में भी काफी सक्सेसफुल लोग हैं। एक जो सुरभि मैम है वो आपकी टीम से ही है? जी जी, सुरभि सिंह मेरी टीम से हैं। जी जी, हाँ। तो एक सुरभि मैम और है यहाँ पर जी मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी। जी। सुरभि सिंह जी पहली बार के कहने पे नहीं आ गई थी कि मेरे हस्बैंड गए और उनको ले आए। वो ऑलरेडी शी वाज इन सम अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। 1.5-2 साल लगा था उनको इस बिजनेस में लाने में। तो फॉलोअप का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े हुए थे, वैसे ही वो उनके पीछे, और उनके पीछे पड़ने के लिए वो पेड़ के नीचे भी खड़े होते थे। वो इंस्टीट्यूट में पीछे से गायब हो जाती थी, जाती थी। तो बहुत अगर हम लगातार कंसिस्टेंसी, अगेन फॉलोअप इज अनदर टर्म ऑफ कंसिस्टेंसी हम कह सकते हैं। तो आज आप देखिए कि सुरभि सिंह खुद में सबके लिए एक मिसाल है। जी तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद कुछ करने की क्षमता नहीं रखता था, आज जी, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ऐसे बहुत बहुत से लोग हैं आपके नेटवर्क में जो आज कामयाब बन रहे हैं। तो मैम ये हमारा सेशन जो है, इसमें हम एक हमारा लास्ट इसमें पार्ट और है, जहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम लोग और थोड़ा जानना चाहते हैं और हम क्लैरिटी करते हैं। तो हमारे बीच में यूनिवर्सल क्राउन डॉक्टर आशीष नायक और उनकी मिसेज वाइफ सस्मिता नायक जी हैं, और उनके अपलाइन मिस्टर महेश विश्वाल, शायद इनको आप जानते ही हैं, महेश विश्वाल जी हैं यूनिवर्सल क्राउन डॉक्टर, और उनकी वाइफ नेहा विश्वाल वो भी हैं, लेकिन दोनों भी अलग अलग हैं। महेश विश्वाल जी इस समय रांची में है, एक इवेंट है कल एक बहुत बड़ा रांची के अंदर, और नेहा विश्वाल जी अपने घर पर हैं, वो अपना नोएडा में है। तो अभी मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, 15 मिनट का समय हमारे पास में है, तो कुछ ऐसे सवाल जो कि जिन सवालों के जवाब से लोगों को कुछ दिशा मिले, आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे सवाल करें, चाहे यूट्यूब पे हैं या हम लोग यहाँ पर हैं जूम पे जो लोग हैं। तो मैं सबसे पहले सस्मिता जी आपसे कहना चाहूँगा, कुछ आप पूछना चाहें तो सवाल मैम से, क्योंकि आप लेडी टीम के साथ काम भी करती हैं, तो कुछ जो नॉर्मल जो चीजें सामने आती हैं आप अंशु मैम से पूछकर उनको क्लैरिटी ले सकती हैं। थैंक यू। मॉर्निंग वंस अगेन अंशु जी, और हम हैं पहले भी, और आज सच में मुझे लगा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, और मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसे ही इस तरीके की ही है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। पर एक मतलब वही मैं सुन रही थी, बहुत बहुत टचिंग स्टोरी है, और जो आपने कहा वो बहुत सारा, काफी सारे नोट्स भी मैंने बनाए हैं। एक चीज पूछना चाहूंगी, शायद किसी की तरफ से आ भी रही है क्वेश्चन की, पैरालिसिस के लिए क्या सप्लीमेंट लिया था संजय सर ने, और दूसरा एक चीज है कि लेडीजों को थोड़ा मतलब मोटिवेट करने में ना बहुत ये प्रेशर लगानी पड़ती है, अपना मतलब सब कुछ लगाना पड़ता है, तब भी वो उठते नहीं हैं। तो वो उस चीज के ऊपर थोड़ा मतलब आप अगर हाईलाइट करेंगे तो काफी यहाँ पे लेडी है हमारे पास, बहुत सारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनको हेल्प होगी जी। स्टार्ट उन्होंने, मैं अगर पैरालिसिस के एंगल से बात करूं तो हमारे शुरू में जो सप्लीमेंट्स हमारे पहले आते थे, नोनी फ्लेक्स, कैनोडर्मा, उन्होंने बिंदास लिया था। ऐसा नहीं है कि वो 3 टाइम ही नोनी लेते थे, वो 2 नोनी भी, नोनी कैप्सूल भी लेते थे बिंदास। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स नॉट ओनली कि हम जो सप्लीमेंट ले रहे हैं हम कितने विश्वास के साथ ले रहे हैं सप्लीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने अगर मेरी स्टोरी में भी सुना होगा तो मैंने यही कहा था कि उन्होंने पूरे भरोसे के साथ लिया। 2 महीने 3 महीने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें मालूम था कि मर्ज जितना बड़ा है, जिस चीज को डॉक्टर ने कह दिया है कि सही नहीं होगा, टाइम लगेगा, तो उन्होंने कंटिन्यूअसली 9 मंथ्स तक लिया। जो चीज जीवन भर सही नहीं होने की स्थिति में है उसको समय तो देना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही होने के बावजूद भी उन्होंने फिर L-arginine, इस तरीके कोएंजाइम Q10, ये सप्लीमेंट्स अपने कंटिन्यू रखे थे। तो ये बात हुई पैरालिसिस से रिलेटेड। और बात करूं कि महिलाओं के एंगल से, तो ये वाकई एक आयरनी है हमारे आज भी, कि हम अपनी बेटियों को तो चाहते हैं इंडिपेंडेंट बनाना, लेकिन खुद नहीं बनते। ये हमारे बीच में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं या जितने भी पुरुष हैं, तभी, क्योंकि पुरुषों के साथ भी उनके घर में महिलाएं हैं, अपनी बेटियों को तो पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख के ये बने, वो बने, ये करे, वो करे, लेकिन अपनी पत्नियों को कहते हैं बच्चों को संभालो। तो दोनों चीजों के अगर एंगल पार्ट देखिए, तो अगर वो कल को हमारी बेटी भी किसी की पत्नी बनेंगी, किसी की बहू बनेंगी और माँ बनेंगी, और जो आज महिलाएं हैं वो ऑब्वियसली वो उनकी भी बेटियां किसी की पत्नी की, किसी की बहू, किसी की माँ बनेंगी। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो ना सोचिए अपनी बेटियों के लिए वो ख्वाब जो आप अपनी पत्नियों के लिए नहीं देख सकते। थैंक यू मैम, थैंक यू। जो आप स्वयं के लिए नहीं देख सकते। यानी कहने का सिंपल तात्पर्य है कि बिल्कुल बिंदास देखिए, क्योंकि बी व्हाट यू वांट योर डॉटर्स टू बी। सारी महिलाओं के लिए मैं यही लाइन कहूंगी, वो बनिए, उदाहरण बनिए अपनी बेटियों के लिए, कहिए मत, करिए। सब कुछ मैनेज कर सकती हैं हम महिलाएं, अपने घर को भी और अपने काम को भी पूरी। और वेस्टीज, हमारा बिजनेस ही इतना खूबसूरत है जिसको हम वाकई कर सकते हैं। मैंने लास्ट भी कहा था कि एक प्रेग्नेंट लेडी भी घर बैठ के आराम से ऑनलाइन, आज हम ऑनलाइन ही तो इंटरेक्ट हो रहे हैं ना, वी कैन डू इट। एक छोटे से बेबी के साथ जो फीड लेता है मदर का, वो भी कर सकती है,
उसको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, उसको मैटरनिटी लीव की जरूरत नहीं है। वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव या 3 महीने की मैटरनिटी लीव की गुलाम नहीं है। तो वेस्टीज गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू आवर बिजनेस बिंदास। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अब मैं चाहूंगा नेहा बिस्वाल जी से, अगर मुझे सुन पा रही है तो मैम अपने आप को अनम्यूट कर लें। नेहा बिस्वाल जी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड स्पेशल थैंक्स टू अंशु मैम। जी मैम, मैं जब से आपको तब से सुन रही हूँ तो वही चीजें माइंड में आ रही है, कितना ये जो सिचुएशंस थे आपके लाइफ के अंदर, कितने तरीके से आपने ये सारी चीजों को हैंडल किया। कभी भी कहीं पे भी आपने ये नहीं कहा कि मैं हार गई थी, आपने हमेशा भगवान की भी शुक्रिया अदा करा एंड हमेशा फाइटिंग स्पिरिट जो होता है ना, जो रियल वॉरियर होते हैं ना, फाइटर्स, आपने उस तरह से हर वो सिचुएशन को हैंडल किया। मैम, एक क्वेश्चन तो मेरा भी था जो सस्मिता मैम ने पूछा, जो कि आपने इतनी अच्छी तरीके से उसका आंसर तो दे ही दिया है। एक छोटी सी मेरी और एक क्वेश्चन है कि क्या जो सिचुएशंस आपके लाइफ में आए वो जरूरी है हर किसी के लाइफ में आने के लिए, अंशु रावत बनने के लिए, या एक नॉर्मल लेडी वो भी अंशु रावत बन सकती है? सिचुएशंस का हम इंतजार ना करें तो बेहतर है, क्योंकि सीट बेल्ट हम एक्सीडेंट होगा इसलिए नहीं पहनते हैं। रादर जिंदगी भर एक्सीडेंट ना हो और हम सीट बेल्ट पहन के सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ी को चलाएं, ये जरूरी है। तो किसी को भी उन विपरीत परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना है और एक उदाहरण बनना है। हमेशा अपने आप को, ये अगर मैं कहूं, अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ऑब्वियसली वो आपको और मजबूत बनाती हैं, बट अगर वो नहीं भी आती हैं तो आपको उन परिस्थितियों का इंतजार करना नहीं है अपने आप को उस कैटेगरी में लाने के लिए। इट्स वेरी गुड, आप फॉर्चुनेट है अगर आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आ रही हैं, बट आप ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचा सकते हैं जिनके जीवन में ये विपरीत परिस्थितियां हैं, एक मिसाल बनकर। ये चीज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। एक हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं, वो पूछ रहे हैं कि अंशु मैम आपके जीवन में, हालांकि इसका जवाब दे चुके लेकिन फिर भी एक सवाल है तो मैं ले लेता हूँ। आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं आई, उसके बावजूद भी वो क्या चीज थी जिसने आपको प्रेरित रखा, मोटिवेट रखा इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए, या इन एक नटशल में कि लाइफ में कुछ करना है, वो किस चीज ने प्रेरणा दी इतनी बावजूद भी? एक चीज मैं ये कहूंगी कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो कई बार लोगों ने मुझे ये कहा कि अभी आपको जीवित, मतलब आप जैसे एक जनरल कंसोल करते हैं लोग कि बेटी है उसके सपनों के लिए जीवित रहना है, तो मैं सुनती थी उनकी बात, लेकिन मेरे को केवल ये बात केवल डाइजेस्ट नहीं होती थी। मुझे लगता था मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरे भी मम्मी पापा हैं, क्या वो मुझे दुखी देख के खुश होंगे? तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मेरे को आगे बढ़ना है, केवल बेटी के ही लिए नहीं, अपने लिए भी। क्योंकि मेरे भी माँ-बाप ने मुझे बड़ी तमन्नाओं से पाला, पोसा, मेरे ख्वाहिशों को पूरा किया। तो दोनों चीज़ें हैं, अगर आप अपनों से प्यार करते हैं, यानी मैं अगर अब बात करूँ मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आए, तो मैं अपने माँ-बाप से, अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपनी बेटी से, अपनों से प्यार करती हूँ, अपने दोस्तों से प्यार करती हूँ। कितने कीमती समय कई बार वो भी हमारे लिए निकालते हैं। अगर आप अपने अपनों से प्यार करते हैं तो आप किसी भी मोटिवेशन की बाहरी ज़रूरत नहीं है। ये एहसास, ये मेरे अपने हैं जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय मुझे दिया है, जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, बस काफ़ी है आपको मोटिवेट रखने के लिए। तो मुझे हमेशा जब भी चैलेंजेस आए, मुझे लगा मेरे माँ-बाप ने इतना मेरे को सिखाया है, इतना समय मेरे को दिया है, इतने पैसे मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए तो नहीं कि ज़रा-सा चैलेंज आए और मैं डिग जाऊँ। तो रूट्स तो इतने मजबूत किए ही हैं कि नहीं, और ग्रो करना है, और प्रेशर के अंदर ही तो हर चीज़ खिल के आती है बाहर। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, आग में तब के सोना निकलता है, बिल्कुल सही कहा। तो मैम यहाँ पे एक सवाल और आया है हमारे एक फीमेल पार्टिसिपेंट की तरफ से, ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हालांकि इसका आप वैसा जवाब दे चुके हैं कि आप जॉब भी कर रहे हैं और घर में बिटिया भी है, सिंगल पेरेंटिंग है, और साथ में वेस्टी जैसा बिजनेस है जो कि एक बड़ा रूप ले चुका है।
तो इन तीनों चीजों में आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं और समय कैसे निकालते हैं? ये कोई एक सवाल एक मैम की तरफ से आया है। आई एम सो फॉर्चुनेट कि ये जो बिजनेस है हमारा बड़ा रूप जरूर ले चुका है, लेकिन इस बिजनेस के साथ साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और तकनीक भी बढ़ गई है। जैसे पैंडेमिक के दौरान में अगर बात करूं तो मेरा उससे पहले लेवल था क्राउन डायरेक्टर, आज लेवल हो गया यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पैंडेमिक के दौरान। और हम में से बहुत सारे लोगों के लेवल्स बदले और बहुत लोगों ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब से हमारे पास ये जूम मीटिंग आ गया है, इसने एक साधन हमें इतना अच्छा दिया कि हम आज ट्रेनिंग के लिए आई नीड नॉट गो टू अनदर सिटी टू बिल्ड अप माई बिजनेस। पहले हम 4 दिन रह सकते हैं अपने किसी दूसरे शहर में बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, 6 दिन रुक सकते हैं महीने में, पूरा महीना तो नहीं बिता सकते अगर अलग अलग शहरों में हमारी इवन फुल टाइमर की भी मैं बात कर रही हूँ, अगर वो पार्ट टाइमर नहीं है फुल टाइमर भी है तो किसी नए शहर में बिजनेस बनाने के लिए पूरा महीना तो नहीं रहेगा, तब भी वो 3-4-5-6 दिन ही रह सकता है। बट आज की डेट में वो अगर 3-4-5 दिन भी नहीं रह पा रहा है तो यहाँ बैठकर वो और बेहतर ट्रेनिंग दे सकता है, क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस खत्म हो चुकी हैं। तो मैं इसीलिए कहूंगी कि ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, या हम सबके ऊपर भी है, कि जब चीजें बिजनेस और ज्यादा फैलने की जरूरत हुई और ज्यादा अर्निंग बढ़ाने की जरूरत हुई तो ऐसे विपरीत परिस्थिति आती है तो और चीजें बेहतर होके आती हैं अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हैं तो जूम मीटिंग्स के थ्रू बहुत ज्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिल जाता है। और रही बात मैनेजमेंट की तो मैं सारी महिलाओं और सारे पुरुषों को या किसी भी फैमिली मेंबर को मैं ये कहूंगी कि वी ऑलरेडी नो एग्जाम्स कब हैं हमारे बच्चों के, कब क्या हैं, हमें मालूम होता है और हम बहुत सारी चीजें अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकते हैं। मेरी बेटी जब छोटी थी, बड़े होने के बाद तो खैर बहुत ज्यादा पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, बट बीइंग इंडिपेंडेंट सिंगल मदर या बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो मैंने गर्मी की छुट्टियां रहती थी जब मेरे पास मॉर्निंग का टाइम रहता था, हर एक के पास 24 घंटे होते हैं, आप या तो सुबह 10 बजे सो के उठिए या आप सुबह 4 बजे उठ के आप बहुत सारे टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए, चॉइस आपकी है। मैं एक अर्ली राइजर हूँ, मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ जाती हूँ और मुझे लगता है वो सुबह 2-3 घंटे जो होते हैं वो मुझे अपने टाइम शेड्यूल को मैनेज करने में बहुत मदद करते हैं। कभी बेटी के साथ अगर मूवी देखना भी हुआ तो मुझे ये लगा कि मैं मॉर्निंग शो क्यों ना देख लूं या नाइट शो क्यों ना देख लूं और दिन भर काम करूं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ मूवीज नहीं देखी थिएटर में, यानी वो टाइम भी दिया जो उसे चाहिए था। पढ़ाना रहा तो अब तो नहीं खैर बहुत पढ़ाने की जरूरत पड़ती, लेकिन जब पढ़ाना रहता था तो सुबह पढ़ा लिया, अब तो 12th में आ गई हैं तो बड़ी हो गई हैं, लेकिन उससे पहले जब रहता था तो सुबह पढ़ा लिया, 10th तक में मैं देख लेती थी, सुबह पढ़ा लिया, काम खत्म, फ्री हो गए। और फिर मालूम है एग्जाम बाद में है, इस समय हमारा सेमिनार हो सकता है, इस समय हम बाहर हो सकते हैं, पहले पढ़ा लिया, वी नो ऑलरेडी, वी कैन प्लान इट, तो वी हैव टू बी बेस्ट मैनेजर। लास्ट मोमेंट वो मेरे पापा ने कल एक लाइन कही थी कि मेरे से कहा कि देखो हम लास्ट ट्रेन के लास्ट बोगी में नहीं चढ़ते हैं, द प्रॉब्लम इज दिस कि हम प्लान्ड वे में अगर चलें और लास्ट ट्रेन के लास्ट बोगी का इंतजार ना करें तो हम अपने टाइम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो आपने बिल्कुल सटीक इसका जवाब दिया। आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं 3:30-4 बजे, चलिए तो खैर आपकी अपनी एक इंडिविजुअल क्वालिटी है या रूटीन आपका शुरू से बना होगा या आपने इसको डेवलप किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई 5 बजे भी उठता है, 6 बजे भी उठता है, अगर कोई 8 बजे उठ रहा है, वो 1 घंटा पहले अगर उठ ले, खासतौर पर फीमेल जो है, तो वो अपने बहुत सारे कामों को मैनेज कर सकती हैं। और चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं तो इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, सभी के लिए बात लागू होती है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को बड़ा धक्का लगेगा जो ये सोच रहे थे कि जवाब में ये आएगा कि अंशु जी के पास में कोई छड़ी है, सीक्रेट छड़ी है, और जहाँ से उन्होंने खरीदी है उसके दुकान का एड्रेस उनको दे सकती हैं, और वो अगर छड़ी का एड्रेस मिल जाता है जिसको ऐसे गिराती है, उनको और सारे तीनों चीज़ों बैलेंस करने का मौका मिल जाता है, उन सभी लोगों को निराशा हुई होगी, क्योंकि जवाब हमें मिलते हैं, उन जवाबों पर हम कितना काम करते हैं। आज आपको ठीक है 3-3:30-4 बजे आप ना उठे, लेकिन 1 घंटा पहले अगर उठने का रूटीन बना लेते हैं, कितने बड़े पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं वो आप देख सकते हैं। मैम बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी। चलिए महेश विशाल जी हमारे बीच में। महेश जी आप भी अभी यहाँ अवेलेबल आई थिंक? हाँ जी हाँ, आप अभी नोटिंग कर रहे हैं, तो कुछ आप मैम के साथ कुछ अपने कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, कुछ पूछना चाहें जी। So good morning, ma'am. This is Mahesh Biswal. Good morning, good morning, Vishal ji. Story is really heart touching. Nothing to ask, सब कुछ तो मिल गया, and आपकी जो इमोशन है इस स्टोरी के अंदर, I think that is more than enough to penetrate anybody's life. So अगर कोई भी इसको
प्रॉपरली समझ लें, एंटायरली हमारे जितने भी टीम के लोग हैं, चाहे लेडीज है, चाहे जेंट्स है, कोई भी है, सी एक चीज है कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव अ ह्यूज स्ट्रगल टू गेट सक्सेस। आप क्यों वेट करें इसके लिए? तो एवरी डे मोबाइल चार्जिंग की तरह एवरी डे अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन वह ठीक है, मेरे माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी मेरे माइंड में आता है कि जब चेंजेस होता है, चेंजेस हैपन एट अ ग्लांस, इट इज नॉट ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कोई होगा तब जाके चेंजेस होगा। तो मेरा जो पूछना था कि व्हाट हैपेंड दैट डे दैट मिस्टर विवेक सक्सेना जब आए, राइट, तो आपके घर पे आए, व्हाट हैपेंड दैट, आपको उसी टाइम ही वो चेंजेस आया, समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू यू कि यार यही एक क्लिक, यही चीज है, मैं इसके बाद चेंज होना है, सही। तो वो थोड़ा सा कुछ अगर कुछ हाईलाइट पॉइंट है। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जिसने आपको इंस्टेंटली आपके अंदर वो माइंड थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया? जी, मैं वही लाइन फिर रिपीट करूंगी कि मेरे को एक बहुत क्लैरिटी थी जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी, पैदा भी नहीं हुई थी, रादर हर मदर के होती होगी मेरे ख्याल से, बट मेरी तमन्ना यही थी कि मैं कभी भी वाकई उसके सपनों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना है। सिंपल, एक बहुत क्लैरिटी थी लाइफ में। और जब सर ने मेरे को ये चीज कही कि कुछ ना सुनने के बाद, आई वुड डेफिनेटली रिपीट दिस लाइन, क्योंकि ये लाइन मैं शायद अक्सर रोज ही याद कर लेती हूँ। अगर कुछ ना सुनने के बाद अपनी बेटी को कभी पैसों की वजह से आपको ना कहनी पड़े, आपको नहीं लगता ऐसी कुछ ना सुन लेनी चाहिए? तो ये एक बिलीफ सिस्टम जो उन्होंने मेरे अंदर दौड़ाया, ये वो प्लेटफॉर्म है। मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे एक सिहरन आ जाती है जब कहती हूँ ना ये लाइन, क्योंकि वाकई मैं इसको फील करती हूँ हर दिन। अगर वो कहीं पेमेंट करती है और तुरंत मेरे को रिंग करती के कहती है, मम्मा ओटीपी आए, वो यूपीआई पेमेंट कर दो या ये ओटीपी होगा, इतना विश्वास है कि नहीं, मम्मा मम्मा तो सब कुछ कर सकती है। तो अगर ये बच्चा, ये वो जो सर ने जब ये चीज कही, तो वो चीज मेरे अंदर आई कि ये प्लेटफॉर्म अगर मुझे ये पावर देता है कि मुझे अपनी बेटी के सपनों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, अंशु यू हैव टू डू इट, दैट वाज द थिंग, कि भाई करना ही करना है। और वाकई दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, सो ये दैट वाज द थिंग। या द ट्रिगर पॉइंट, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, तो मैम वंडरफुल। थैंक यू सो मच। मैं आपका हमने बहुत कीमती समय हमने आपका इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आई एम रियली ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। और आपका मैं नेक्स्ट आपको जरूर अपने तमाम टीम से लाना चाहूंगा। जब आपका या 10 लाख का हो जाएगा, डेफिनेटली दोबारा हम आपसे मिलेंगे और दोबारा आपसे फिर एनर्जी लेंगे, प्रेरणा लेंगे। और दिसंबर में तो होने ही वाला है, तो फिर जनवरी या फरवरी 2022 के अंदर हम आपसे दोबारा मिलेंगे आपके 10 लाख के पेआउट के साथ में। आई वुड तो लव। थैंक यू मैम, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू साथियों, मैम। आप थे अंशु रावत जी, जिन्होंने आज अपने शानदार अपने लाइफ की स्टोरी को हमारे साथ शेयर करा। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला और बहुत कुछ मैं तो कहूँगा आज हमें सोचने का हमें मिला। आज रात को सब सोचिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और वेस्टीज जो हमें मिला है, जिसको हम बहुत सारी दिक्कतें परेशानी जो भी हमारे पास में आती है, उनके हम बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं। तो आज आपको एक सेकंड थॉट देना है कि इस प्लेटफॉर्म की हमें कद्र करनी है। ये प्लेटफॉर्म आपके जीवन के लिए कैसे लाइफ सेविंग गार्ड बन सकता है, ये आपने सोचना है। जब सोचेंगे, इसका मंथन करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद ही आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और जब वो इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी ना, फिर सारे सवाल अपना आप ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। सवाल तभी ज्यादा आते हैं जब कारण बड़ा नहीं होता है। जब कारण बड़ा होता है तो सवाल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। अगर होते भी हैं तो आप उनके रास्ते अनुस्वामी निकाल लेते हैं या वक्त आपको दे देता है। तो आशीष जी, महेश जी, तो आज का हम सेशन हम ऑलरेडी 9 बजे से ऊपर जा चुके हैं, तो हमारा स्ट्रिक्ट टाइमिंग रहती है। कोई अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा। दो तीन अनाउंसमेंट है। कल गुड़गांव में हमारा एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो आप अपने लीडर्स से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, कल हमारा रांची के अंदर जीटीएस प्रोग्राम है, जिसके लिए महेश विशाल जी वहां पर हैं, आप महेश विशाल जी उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, 20 तारीख को पटना के अंदर हमारा एलजीबी प्रोग्राम है, उसके लिए भी आप अपने क्राउन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल दो इवेंट पूरा सोल्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं से अगर आपको कुछ टिकट मिल जाए तो आप आ सकते हैं। और 21 तारीख को हमारा पूर्णिया बिहार के अंदर जीटीएस प्रोग्राम है, राइट।
और कल हमारी जो अलग अलग आईडीज हैं उन पे जो आपके रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स हैं उसके अनुसार हमारी शाम के समय पे हमारी CNT प्रोग्राम होंगे। एक अनाउंसमेंट और है जरूरी। हेलो जी कैरी ऑन। कल अनाउंसमेंट है, सारे लोगों के लिए गुड न्यूज है कि फर्स्ट हम कल नोएडा में CNT स्टार्ट कर रहे हैं। शाम को 6 बजे मैसेज सबको मिल चुका होगा। और इस CNT में UCD आशीष नायक जी होंगे, तो आप जरूर अपने टीम के साथ आप वहां पहुंचिए। बहुत शानदार वेन्यू है। आप वहां पे इस CNT को रेगुलर बेसिस पे आगे करेंगे, सो दैट सबकी बिजनेस ग्रो होगा। तो ध्यान रखिए, कल शाम को 6 बजे फिजिकल मीटिंग आशीष जी करेंगे नोएडा DLCP सेक्टर 51 में। बाकी 8 बजे जो ऑनलाइन में जूम में मीटिंग हो रही है वो तो होगा ही होगा। जी ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, थैंक यू। थैंक यू।